Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So this is the second lecture of cell cycle and cell division. That is lecture number 2. So in this lecture we are gonna cover all the phases, that is M phase. M phase में क्या क्या था? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. बेसिकली हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. ठीक है. तो माइटोसिस बेसिकली क्या होता है? बॉडी सेल डिवीजन है ना. एक होता है जर्म सेल डिवीजन, एक होता है बॉडी सेल. तो हमारी जो सेल ग्रोथ हुई है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स ग्रो हो रहे हैं, दैट इज बॉडी सेल डिवीजन. जर्म सेल्स में गोनाड्स होते हैं, स्पर्म और ओवा, उनकी डिवीजन होती है, राइट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, जो कि एम फेज में हम पहले क्या देखेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस के डिवीजन को पढ़ेंगे, एंड देन साइटोप्लाज्म के डिवीजन को. तो न्यूक्लियस के डिविजन में क्या क्या आए थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. क्लियर है? So this is the type of cell division in which cell divides to form two identical daughter cells. That means ये इस टाइप का सेल डिवीजन है जहाँ सेल डिवीजन होता है टू आइडेंटिकल, टू सिमिलर, मतलब बिल्कुल ही सिमिलर डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं, और वो आइडेंटिकल टू डेंसर्स होते हैं, पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एकदम हुबहू नहीं होते, पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरिटीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में मिलती है. क्लियर है? And also, this mitosis is called as equational division. What's the reason behind the equational division? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है और जो डीएनए का कंटेंट है वो बिल्कुल ही सेम रहते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन. ध्यान दीजिएगा इस बात को. डोंट कंफ्यूज द कंसेप्ट ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड टुडेज क्लास. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब हो रहा है कि जब रेप्लिकेशन हो रहा है तब क्रोमोसोम नंबर और डीएनए के कंटेंट बिल्कुल ही सेम रह रहे हैं. जो पेरेंट्स का है बिल्कुल ही सिमिलर ही हमारे डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर मिल रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट द इक्वेशनल डिवीजन, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? माइटोसिस में. क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड और एक बात, माइटोसिस हमें प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलते हैं. जो साइंटिस्ट हमने दिया था उन्होंने, इनका नाम था स्ट्रसबर्गर. जब एनिमल सेल्स में ऑब्जर्व किए थे उनका नाम था फ्लेमिंग. एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, दैट मींस द टर्म ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. ये टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था. अब हम बात करेंगे ऑकरेंस कहाँ पाए जाते हैं. इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में. सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स, दैट मींस माइटोसिस कहाँ पाए जा रहे हैं? बॉडी सेल्स में, एनिमल्स के केस में. और प्लांट्स के केस में कहाँ पाए जा रहे हैं? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. दोनों सेल्स कहाँ पाए जा रहे हैं? प्लांट में पाए जा रहे हैं. ठीक है. लेकिन एनिमल्स के केस में क्या हो रहा है? डिप्लॉयड है बिल्कुल ट्वाइस एन, और कहाँ? बॉडी सेल डिवीजन हो रही है. ठीक है. तो इसी वजह से इस माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज सोमैटिक इज नथिंग बट द बॉडी सेल डिवीजन, एंड दैट इज गोना हैपन इन केस ऑफ माइटोसिस. क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे अबाउट द फोर फेजेस, जो कि कैरियोकाइनेसिस, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है. हम एम फेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम न्यूक्लियस के डिवीजन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, जो कि क्या है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन. ठीक है. साइटोप्लाज्म की डिवीजन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इन केस ऑफ एमफेज, और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है. क्यों लॉन्गेस्ट होता है, क्यों शॉर्टेस्ट होता है, ये हम आज के क्लास में आपको बताएंगे. सो से स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल ऑफ बायोनर्चर. आगे बढ़ते हैं. चलिए. तो ये जो डायग्राम है जो मैंने ऑलरेडी लिया है फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये तब बताएंगे जब आपको प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम अगर, जैसे कि अगर हम बोले आपको इंटरफेज के बारे में, तो इंटरफेस में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं. और जो क्रोमोसोम्स है, ये दिख रहा है, ये क्रोमोसोम्स है, और ये क्रोमोसोम्स किस तरीके से प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. और
कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनवेलप फॉर्म है दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होंगे कहाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, ये वाला एरिया साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इंटरफेस वाला पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछले क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्रोफेज पार्ट। पहले हम देखते हैं प्रोफेज। सबसे पहले हमने दो सेल साइकिल सेल बनाया है, अर्ली प्रोफेज और ये लेट प्रोफेज, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हैं चीजें, क्रोमोसोम बिल्कुल ही क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो कि थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है, ठीक है। पहले थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होती है, सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है येलो वाला, और यहाँ सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। इसका काम होगा, ये काम हमारे प्रोफेज से ही प्रेजेंट होता है, प्रोफेज सेल्स, प्रोफेज से ही हमारा जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। तो हम इसे अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा, आप जब डायग्राम देख रहे हैं तो आपने देख रखा है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम प्रोफेज में हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए हैं, बिल्कुल ही सर्कुलर नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जो क्रोमोसोम्स है हमारा वो थिन थ्रेड लाइक से इस तरीके से हमें दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिल गए हैं। दैट मीन्स हमें लेट प्रोफेज में क्या मिलेगा, पेयर में है जिसको हम कहेंगे डयाड, टू क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो प्रोफेज में हमें क्या मिल रहा है, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। तो ये देखिए, ये सेंट्रियोल्स आपको दिख रहा है, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देंगे, ये यहाँ यहाँ पे ये दोनों मूव कर देंगे सेंट्रियोल्स, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ये देखिए कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाएंगे, कंडेंस्ड होके हमें क्या मिलेगा, क्रोमोसोम्स मिलेंगे। दैट मीन्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ, प्रोफेज में, क्लियर है। और अर्ली प्रोफेज, एंड्स ऑफ द क्रोमेटिड, हमारा जो क्रोमेटिड्स हैं उसकी एंड्स आपको दिख रहा है, जैसे कि माँ बचपन में उल की उलन के स्वेटर बुना करती थी, तो हम बचपन में क्या करते थे, उस ऊल से हम खेलने लगते थे। जब ऊल को आप निकाल दोगे ना, उलझ जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ है। सिमिलर एकदम बिल्कुल ही ये कैसा लग रहा है, ऊन का गोला समझ लीजिए, जो हम बचपन में मम्मी बनाया करती थी स्वेटर। आजकल तो लोग रेडीमेड पहनते हैं, हाथ वाले स्वेटर बहुत कम ही लोग बुनते हैं, कुछ नो वन हैज टाइम, ठीक है। तो ठीक उसी तरह सिमिलर केस है, जैसे हमारा ऊल होता है, ऊल का बॉल होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसका एंड्स हमें दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसको क्या कहते हैं, बॉल ऑफ वूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिंग स्टेज। क्लियर है, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो रहे हैं, लेट प्रोफेज में हो रहा है ये चीज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड होके क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, जिसमें हमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स विजिबल है। अगर आप इस डायग्राम के प्रोफेज में देख सकते हैं कि देखिए हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों अपोजिट पोल्स में मूव कर गए हैं, और जो ये कंडेंस्ड फॉर्म में जो हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था, ये कंडेंसेशन हमें क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम्स हमें यहाँ मिल रहा है, और वो भी कैसा मिल रहा है, डायड फॉर्म में मिल रहा है। और क्या है, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें मिल रहा है, किसके केस में, प्रोफेज के केस में। डायग्राम क्लियर है, वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं दो सेंट्रियोल्स के बीच में ये जो डंडी आपको दिख रही है इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और उस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जब हो रही है तो दोनों सेंट्रियोल जो है से पकड़े हुए हैं, किस कस के पकड़े हुए स्पिंडल फाइबर को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है इन केस ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर है तो हमें न्यूक्लियस मिल रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रहा है तो न्यूक्लियस के साथ कौन कौन अटैच्ड है, ईआर है, गोल्जी है। तो ये सारी चीजें जो है अब हमें नहीं चाहिए,
जब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, तो जो जो चीजें इनके साथ अटैच हुई हैं वो सारे फिनिश हो जाएंगे। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी हो गया, अब इनका काम नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट टूटना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। दिख रहा है आपको? इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें डिसअपियर हो जाएंगे। क्या क्या डिसअपियर होगा? ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें हमें इस फेजेस में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड हो रहा है तो क्या क्या नहीं मिल रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें नहीं मिल रहा है, न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, ईआर नहीं मिल रहा और गोल्जी नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो जब हमारा प्रोफेज में, आपको जब भी क्वेश्चंस आए नीट में कि जब हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी नहीं मिल रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन के बाद हमें क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर विजिबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में अगर आप देखेंगे तो हमें दिखेगा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, दैट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको दिख रहा है जो हमारा जो क्रोमोसोम्स था, जब हमने प्रोफेज बनाया था तो हमारा क्रोमोसोम कैसा था? इस तरीके से था। अब हमारा क्रोमोसोम कैसा हो रहा है? बिल्कुल इस तरीके से पोजीशन चेंज हो रहा है इक्वेटर पे, है ना? ये हमारे सेंट्रोसोम है, एस्टर जैसा फॉर्मेशन है, एस्टर्स है, तो एस्टर बोलेंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और स्पिंडल फाइबर्स और इनमें क्या है? एस्ट्रल रेज प्रेजेंट है। एस्ट्रल रेज को, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो स्पिंडल इस तरीके से नीचे है, मार्क किए हुए सेंट्रोसोम्स के बाहर, जिसको हम कहेंगे एस्टर, बिल्कुल स्टार लाइक है अपीयरेंस। कैसे इसका? स्टार लाइक, जैसे अगर आपने स्टार फिश देखा होगा, बिल्कुल स्टार लाइक है। इसी तरह यहाँ पे हमें एस्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, दैट विल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में मूव हो रहे हैं, मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो कि कंप्लीट है, आपको दिख सकता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी कंप्लीट है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज, कंप्लीट हुआ मेटाफेज में। सेंट्रोसोम जो है हमारा, जो रिस्पेक्टिव पोल्स है, जब पिछले आप स्ट्रक्चर में देखेंगे आपका सेंट्रोसोम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब हमारा मेटाफेज हो जा रहा है तो हमारे सेंट्रोसोम बिल्कुल ही इक्वेटेड पोजीशन में इस तरीके से रेस्पेक्टिव पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे पहुंच जा रहे हैं मेटाफेज के केस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? थिकेस्ट हो जाएंगे और शॉर्टेस्ट हो जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा नीट में आता है, एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच स्टेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ क्रोमोसोम्स जो है हमारा बिल्कुल थिकेस्ट है एंड शॉर्टेस्ट है। तो इस स्टेज में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस हमें पता चल सकता है, उसका मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, chromosomes align themselves at equatorial plate और metaphysic plate नंबर 1। ठीक है, तो देख सकते हैं हम क्रोमोसोम्स हमारा अलाइन हो रहे हैं इस तरीके से, और इसको हम क्या कहते हैं? मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं, और इसका नंबर क्या है? 1 है। दिस अलाइनमेंट, ये जो अलाइनमेंट हुआ हमारा क्रोमोसोम्स का मेटाफिजिक प्लेट में, इस अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं? इट हैज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज नॉन एज कंग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज नॉन एज द कंग्रेशन। क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्पिंडल फाइबर्स दे गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर इन द स्टेट इटसेल्फ। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कहाँ से? काइनेटोकोर, जो कि हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स है, ये पोर्शन को हम काइनेटोकोर कह रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं टू दिस स्टेज इटसेल्फ। तीसरा एनाफेज है, द थर्ड फेज। लेंथ ऑफ द स्पिंडल फाइबर शॉर्टेज, तो यहाँ आपको दिख सकता है कि जो लोग क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर इस तरीके से खींच रहे हैं अपनी ओर, जब खींच रहे हैं तो स्पिंडल फाइबर का लेंथ क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है स्पिंडल फाइबर्स छोटे हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है, दिस इज द सेंट्रोमियर, वो क्या कर रहे हैं? वो टूवर्ड्स पोल की ओर मूव कर रहे हैं। आर्म ट्रेल्स
आर्म जो ट्रेल्स है बिहाइंड इट, ये दोनों आर्म्स का आप पोजिशंस देख सकते हैं। पिछला पोजिशंस को अगर आप मिलाएं, ये देखिए, अगर आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊं मेटाफेज में, ठीक कॉइल्ड क्रोमोसोम्स दिख रहा है, ईच विद 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिल्ड अप, ये मेटाफिजिक प्लेट इस तरीके से अलाइन हो गए क्रोमोसोम्स हमारे, स्पंडल फाइबर्स हैं, और ये हमारे सेंट्रोसोम्स हैं जो हमें स्पंडल फाइबर्स को इस तरीके से अटैच करके रखे हैं। ये हमें मेटाफेज में देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स अलाइन है, हम इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स पढ़ सकते हैं। एनाफेज की बात करें तो आपको दिख रहा है क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए हैं, ये दिख रहा है आपको। और जो क्रोमोसोम्स हमारे स्पिंडल फाइबर्स छोटा हो गया है, जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से एक दूसरे के खींच रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, तो स्पिंडल फाइबर्स छोटा हो गया है और वो रिस्पेक्टिव पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं, जैसा आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ एनाफेज। सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जा रहा है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों अलग हो जा रहे हैं इन केस ऑफ एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो फ्यूचर क्रोमोसोम के बारे में और फ्यूचर डॉटर सेल्स के बारे में बताएंगे। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो हमें ये बताएंगे कि जो फ्यूचर क्रोमोसोम है, फ्यूचर डॉटर सेल्स के, उसके बारे में हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बताएंगे इन केस ऑफ एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स, दैट मीन्स जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मूव कर रहे हैं ऑपोजिट पोल, ये इस पोल में और इस पोल में, दोनों पोल की ओर ये मूव किए जा रहे हैं इन केस ऑफ एनाफेज, ठीक है। एंड दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम, दैट मीन्स अगर हमें क्रोमोसोम का शेप के बारे में पढ़ना हो, शेप्स, तो हमें एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी कहाँ हम बेटर स्टडी कर सकते हैं, इन केस ऑफ मेटाफेज, और शेप कहाँ बेटर स्टडी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनाफेज, ध्यान रखना है आपको दोनों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टेलोफेज, अब टेलोफेज को हम टेलो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फेज हमें एंड हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारा सेल डिवीजन चल रहा था प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, अब क्या होगा, अब टेलोफेज होगा। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जब हमने प्रोफेज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहे, टूट रही है, न्यूक्लियस ईआर गोल्जी का कोई काम नहीं है। अब ये रिवर्स हो रहा है, अब सेल डिवीजन एंड हो गया है, तब हमारा डीकंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन। देख लीजिए, पहले अर्ली टेलोफेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमने एक सेल बनाया है, ये चारों ओर क्या है, इसका न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप है। अब ये देखिए डिसइंटीग्रेशन फॉर्म में है। अब जब हम लेट टेलोफेज में जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ही हमारे अच्छे तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रहे हैं, तो हमें न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी डीकंडेंसेशन के बाद। और जो क्रोमोसोम्स हमें अलाइन में थे, जो कि रॉड फॉर्म में थे, वो कंडेंस्ड हो जाएंगे इस तरीके से, थ्रेड लाइक, थिन लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फॉर्म में मिलेंगे। क्यों मिल रहा है, क्योंकि अब हम सेल डिवीजन एंड हो गया है, टेलोफेज मतलब एंड ऑफ द सेल डिवीजन, तो हम जब एंड हो जाएगा तो हमें इस तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम्स होगा वो डीकंडेंसेशन हो जाएगा, और ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो रहा है, और स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपियर। अब स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं, सेंट्रोसोम का कोई काम नहीं, तब हमारा लेट टेलोफेज में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे रीच कर जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लोस, ईआर, गोल्जाई, ये सब हमारा वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें सेल डिवीजन का काम नहीं, सेल डिवीजन एंड हो गया है, ठीक है। और हमें कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बन के हमें क्रोमैटिन्स मिल जाएंगे, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स मिलेंगे टेलोफेज में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आप अगर जाएं अपने स्ट्रक्चर पे तो देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स, दिख रहा है आपको क्रोमोसोम्स इस तरीके से, एंड बिकमिंग मोर डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं वापस, साइटोप्लाज्म रीडिवाइड हो रहे हैं, जैसे दिख रहा है आपको दो डिफरेंट सेल हो जा रहे हैं। इस इन सब में साइटोप्लाज्म क्या था, एक ही साइटोप्लाज्म था, आपको दिख रहा है एक ही साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ पे हमारा दो अलग अलग साइटोप्लाज्म हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो है वापस डीकंडेंसेशन होके क्रोमेटिड्स बन रहे हैं, सेंट्रियोल्स का यहाँ पे सेंट्रोसोम्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारे टेलोफेज में, क्योंकि हमारा सेल डिवीजन एंड हो रहा है, इस वजह से हमें कोई काम नहीं, दैट मीन्स द क्रोमोसोम
lose their identity and uncoil to form. अब क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी को खो के अनकॉइल हो जाएंगे, जैसे कॉइल्ड फॉर्म में थे अब अनकॉइल होके क्रोमैटिड्स बन जाएंगे वापस से. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरियोकाइनेसिस. ये क्लियर है न्यूक्लियस के डिविजन्स को क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं. वेरी इजी है. अगर आप डायग्राम देख के पढ़ेंगे, डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. डायग्राम अगर आप बना लिए तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि हमारा इस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इन रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एम फेज. चलिए अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस. पहले हम एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो इसमें क्या होता है, फरो फॉर्मेशन. ये दिख रहा है आपको इस तरीके का जो ये शेप है जिसको हम क्या कहते हैं, फरो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एनिमल सेल. तो पहला हम देख रहे हैं कि ये हमारा सेल है, चारों ओर ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हमारा क्रोमोसोम है. ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, बिल्कुल ही क्रोमेटिड्स थिन लाइक स्ट्रक्चर है. ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेंट्रोसोम. ठीक है, दोनों सेल में साइटोप्लाज्म तो अलग अलग होंगे. ठीक है, साइटोकाइनेसिस का सेल डिवीजन कर रहे हैं अब हम. साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस दो है, तो इसका डिवीजन कैसे होगा. पहले ये दिख रहा है आपको फरो, जो कि सेंट्रीपिटल इन ग्रोथ है. अब ये जो फरो है बहुत थिकन हो जाएंगे और देखिए और पास पास आ गए. ये फरो आपको दिख रहा है, चेंजेस दिख रही हैं आपको. ठीक है, तो इस तरीके से फरो होने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये सेंट्रोसोम्स हैं. ठीक है, दोनों साइटोप्लाज्म के अलग अलग सेंट्रोसोम्स हैं. अब क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगी, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा. ये फरो जो है सेपरेट हो जाएगा और दोनों सेल का, दोनों डॉटर सेल का अलग अलग उनको साइटोप्लाज्म मिलेंगे, अलग अलग न्यूक्लियर एनवेलप्स मिलेंगे, अलग क्रोमोसोम्स मिलेंगे और टू डिफरेंट सेंट्रोसोम्स. इनके पास एक सेंट्रोसोम्स होगा, इनके पास सेंट्रोसोम होगा. क्लियर है. इस तरीके से साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, आई मीन सॉरी साइटोप्लाज्म डिवीजन इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं कि प्लांट्स में. अब प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में तो हमें फरो मेथड, इस तरीके से फरो बना के और एनिमल सेल्स जो है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं. लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो इनमें क्या होता है, सेल प्लेट मेथड. ये एक प्लांट सेल है, हमने ले लिया है. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है. दो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम्स है और ये इनसाइड वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो ये जो है ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का जो है, द ब्लू वन, दिस इज द स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स किस प्रोटीन से बना है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज ट्यूबुलिन प्लस गोल्जी. और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द प्लेट, जिसको कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट. और यही प्लेट फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं सेल प्लेट मेथड, जिसके कारण जो है प्लांट्स टू डॉटर सेल्स आपको दिख सकता है, एक ये दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये सेल प्लेट मेथड के कारण ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे और आपको दिख सकता है कि इस सेल में आपका ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म इनसाइड का पोर्शन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स है. सिमिलर इन द केस ऑफ ये सेल मेम्ब्रेन है इस सेल का और ये क्रोमोसोम्स है. इसके बाहर क्रोमोसोम किसके अंदर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. और ये चारों ये क्या है, साइटोप्लाज्म. क्लियर है. तो इस तरीके से प्लांट्स में आपको ध्यान रखना है कि सेल प्लेट मेथड के कारण ही जो प्लांट सेल्स है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर कैरियोकाइनेसिस जो है, अगर ऐसा होता है कि जो हमारा सेल है कैरियोकाइनेसिस होने के बाद वो वापस से अगर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन नहीं होती तो क्या होगा. तो क्या होगा, अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होती है तो दैट विल फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जिसको कहते हैं सिनकाइटियम. और आपने फंगस में एक वर्ड सुना होगा सिनोसाइटिंग. इस स्टेज को हमें देखने को मिलेगा, जो कि अगर अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की कोई डिवीजन नहीं होती है तो कितने सेल्स होंगे, फोर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो दैट विल लीड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होंगे जिसको कहते हैं सिनकाइटियम. एग्जांपल, अगर आपने नारियल का पानी देखा होगा, अगर आपने जैसे कि आप पीते हो
नारियल की पानी आप देख सकते हो, जो इनसाइड अपने जो वाटर मिल रहा है, तो वहां आपको क्या मिलेगा, लिक्विड एंडोस्पर्म है वो, क्योंकि वहां पे साइटोकाइनेसिस की सेल डिवीजन नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म की कोई डिवीजन नहीं हुई है। अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है तब सेल सेल वाल फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, वो जो नारियल जो हम खाते हैं, वहां पे जब हम नारियल जो खाते हैं वहां पे साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन दैट इज साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई रहती है। लेकिन अगर हम लिक्विड एंडोस्पर्म जो डाब पीते हैं वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हुई रहती है, इसी वजह से हमें नारियल खाने को नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ लिक्विड मिल रही है, क्योंकि वहां पे साइटोकाइनेसिस की कोई डिवीजन नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को कहते हैं सिनकाइटियम। क्लियर है यहाँ तक? वेरी मच क्लियर। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, रीपेयर और रीजनरेशन। अगर सेल को रिपेयर की जरूरत है, रीजनरेशन होता है बॉडी सेल में, कहीं अगर हमारा सेल कट रहा है, सेल बोले कोई अगर हम स्किन सेल में कुछ कट हो रहा है, तो हमारा जो सेल है, सेल डिवीजन करके उस जगह को रिपेयर करेगी और न्यू सेल को रीजनरेट, वापस से न्यू सेल आएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। दूसरा, ग्रोथ हो रहा है, जैसे हमारा बॉडी सेल हो रहा है, बॉडी सेल में हमारा सेल डिवीजन हो रहा है तो हम हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो जो हमारे सेल साइज है वो भी मेंटेन हो रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक की रेशियो भी मेंटेन हो रही है। चौथा, रिप्रोडक्शन। चौथा, पांचवा, जेनेटिक स्टेबिलिटी हमें मिल रही है माइटोसिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नोट पॉइंट में देखें, द डिसीजन ऑफ सेल साइकिल, जो हमारा सेल साइकिल है वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो G1 में ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि G1 ऐसा फेज है जहाँ पे हमारा ग्रोथ फेज हो रहा है, वहीं पे हमारा सब कुछ सेंट्रोसोम्स मिल रहे हैं हमें कंडेंसेशन फॉर्म में, हम सारी चीजें जो है, हमारा डिसीजन जो होगा सेल डिवीजन को कंटिन्यू करना है कि नहीं, वो हमें G1 फेज में ही मिल जाएगा। पहले दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखते हैं कि कितने माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन नंबर ऑफ सेल्स, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, n-1। तो एक क्वेश्चन अगर हम देख लें, हम n क्यों बता रहे हैं, क्योंकि न्यूमरस सेल्स हमें नहीं पता कि कितना सेल डिवीजन हो रहा है, तो हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 50 सेल। अगर हम सेल डिवीजन कराते रह गए तो बहुत पूरे साल लग जाएंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला से अगर आप निकाल सकते हैं कि कितने माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, एन मतलब 50, 50 माइनस वन दैट इज 49, 49 डिविजन्स हो रहे हैं। अगर एक सेल जो है 50 सेल अगर हम बनाना है तो हमें कितना, 49 डिविजन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। दूसरा, नंबर ऑफ जनरेशन टू फॉर्म एक्स नंबर ऑफ सेल्स, क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालते हैं, 2 to the power n is nothing but the number of generation और x is nothing but the cell। तब क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन और डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ईच सेल्स। तो डिविजन्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n-1, तो दैट मीन्स 7 डिवीजन अगर हम करें तो हमारा सेल डिवीजन, ये दिख रहा है आपको, एक सेल है, हमने डिवीजन किया, 2 सेल निकला, फिर इसका डिवीजन किया, 2 और निकला, 2 और निकला, तो कितना हुआ, न्यूक्लियस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस, और 1 2 3, 3 जनरेशन, जैसा आपको दिख सकता है। ये इस फॉर्मूला से हम जनरेशन निकालते हैं, 2 to the power n equal to 8, 2 to the power n equal to 2 cube, that is n equal to 3। that means नंबर ऑफ जनरेशन क्या हुआ, 3 हुआ। और आपका डिवीजन कितना हुआ, आप देख सकते हैं कितने डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम्स में तो आप निकाल सकते हैं कि कितने जनरेशन और डिविजन्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको अगर सेल यहाँ पे बदल दे, 64 कर दे, 32 कर दे, तो भी आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन विल लीड टू कैंसर। अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है तो ये क्या होगा, कैंसर का रूप फॉर्म कर देगा। इसीलिए हमारी बॉडी में सेल डिवीजन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीजन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ हमारे बॉडी, जैसे कि बाहर आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हो गए, अगर हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो कैंसर फैलाएंगे फैलाएंगे। हम कितने भी अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं, अगर हमारा एनवायरमेंट जो है वो शुद्ध नहीं है तो हमें कैंसर होना ही होना है। लेकिन जो सेल डिवीजन है अगर वो अनकंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हो ही रहा है तो दैट विल लीड टू कैंसर, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेशन कौन कर रहा है, इट इज डन बाय साइक्लिन प्रोटीन।
एंड काइनेज प्रोटीन। दो प्रोटीन है जो सेल साइकिल रेगुलेशन को कर रहे हैं। फॉर एक्टिवेशन इट इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन। दैट मीन्स जो काइनेज प्रोटीन है वो एक्टिवेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? साइक्लिन के ऊपर है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिसको कहते हैं सीडीके। सीडीके दैट मीन्स जो काइनेज प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? साइक्लिन की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से इस प्रोटीन का नाम क्या पड़ा है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, जिसको कहते हैं सीडीके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू, सेल रेगुलेशन माइटोसिस के केस में कौन कर रहा है? साइक्लिन प्रोटीन प्लस काइनेज प्रोटीन। चलिए अब हम बात करते हैं 3 चेक पॉइंट्स और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स। कि देखिए चेक पॉइंट्स क्या होता है, अगर आप सपोज कहीं आप एग्जाम्पल आप ट्रिप कर रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, तो आपको एंट्री कब मिलेगी? जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे उसके पहले आपको क्या चाहिए? आपको पासपोर्ट चाहिए कि नहीं? आपको वीज़ा भी चाहिए, राइट? पासपोर्ट बनवाएंगे, अगर वो वीज़ा फ्री कंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है तो ठीक है। सबसे पहले आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपका चेक होगा, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, आधार है कि नहीं। पहला चेक पॉइंट आपने पास कर लिया, पास कर लिए ना। फिर दूसरे चेक पॉइंट पे जब जाएंगे आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर और आगे जाएंगे। तीसरा जब इंटरनेशनल आप पहुंच जाएंगे वहाँ भी आपकी चेकिंग होगी, इमिग्रेशन होगा आपका, आई मीन वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चेक पॉइंट्स होंगे जो जिसके कारण आप वहाँ पहुंचेंगे, है ना? जहाँ पे आपको चेकिंग करवानी होगी कि आप कहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई दूसरे तरीके से आप अपना देश छोड़ के भाग रहे हो। ठीक उसी तरह हमारे सेल साइकिल के पास हमारे बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमारी सेल अलाउ कर रही है हमारी फेजेस में कि कैसे कैसे हमारा चेक पॉइंट आगे पहुंचेगा, सेल साइकिल होना है, करना है कि नहीं करना है। सपोज ये एक सेल साइकिल है जो कि मैंने बनाया है, ठीक है? तो ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है ना? तो आपको दिखेगा सबसे पहले G1। G1 क्या है? ग्रोथ फेज है ना? तो ग्रोथ फेज में कि हमारा जो सेल है कितना ग्रोथ हो गया है कि नहीं, ग्रोथ हुआ है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, है ना? तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा, तो पहले यहाँ पे चेक हो जाएगा G1 से। जब हमारा सेल जो S तक पहुंच रहा है उसके पहले हमारा चेक हो जाएगा, मैजिक चेक पॉइंट है। और ये चेक कौन कर रहा है? G1 साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन, सीडीके प्रोटीन, ठीक है? दूसरा चेक पॉइंट, तो S हो गया। अब एस के बाद हमारा जो सेल है प्रॉपर तरीके से, जो हमारा स्पेंडल फाइबर्स हो गया, मैक्रो वो सेंट्रियोल्स ने कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, G1 S हो गया। अब G2 की बात करेंगे, G2 से M, G2 में फिर से ग्रोथ होगा उस सेल का। तो G2 से M के बाद जो ट्रांजिशन होगी जिसको कि मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, वो एक माइनर चेक पॉइंट है जो कौन चेक करेगा? एम साइक्लिन प्लस सीडीके, माइटोटिक साइक्लिन प्लस सीडीके, जो हमें चेक करेंगे फिर अलाउ करेंगे एम फेज तक जाने के लिए। तीसरा मेटाफेज से एनाफेज, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 4 फेजेस मिलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब मेटाफेज से एनाफेज जा रही है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मेटाफेज से एनाफेज तक जो जाना है परमिशन, वहां पे एक चेक पॉइंट होगा। तो दैट मीन्स हमें 3 चेक पॉइंट मिले, एक G1 से S, G2 से M एंड M से A। मेटाफेज टू एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, हमें 3 चेक पॉइंट। अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर नहीं फॉर्म होता है, सपोज एग्जाम्पल एपीएस एपीसी फॉर्म ही नहीं हो रहा है मेटाफेज एनाफेज, तब हमारा क्या होगा? क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं होगा, ठीक है? जो कि हमने क्रोमोसोम सेग्रीगेशन पढ़ा था एनाफेज में, वो सेग्रीगेट ही नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारा मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन की वजह से हमें एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनना बहुत जरूरी है, एपीसी। उसके लिए दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन, ठीक है? तो अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो क्रोमोसोम जो सेग्रीगेट ही नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? वेरी मच क्लियर। 3 चौक पॉइंट से आपको याद रखना है, पहला G1 से S, सेकंड G2 से M एंड तीसरा मेटाफेज टू एनाफेज। चेक करने के लिए कि हमारी सेल ग्रोथ कैसी है, आई मीन क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुए कि नहीं, जहाँ पे जो ज़रूरतें हैं न्यूक्लियस हुए कि नहीं फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को हमें चेक पॉइंट से चेक करना पड़ेगा, तब हमारी सेल अलाउ करेगी, देन आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्लियर है?
चलिए अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स एज द फॉर्मर मतलब प्लांट सेल्स का साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल्स से क्या डिफर करता है? ऑफकोर्स द फॉर्मेशन ऑफ फरो। फरो कहाँ होता है? एनिमल सेल में। स्टार्स एट पेरिफेरी नहीं, प्लांट सेल्स में कहा सेंटर पे होता है। इट occurs by the formation of cell plate। जैसे कि मैंने कहा आपको, सेल प्लेट फॉर्मेशन से हमारा जो प्लांट सेल्स हैं वो सेल डिवीजन करके टू डॉटर सेल्स फॉर्म किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के केस में। ये एक मैंने एक प्लांट सेल लिया, ये मैंने एक एनिमल सेल लिया, ठीक है। तो ये एनिमल सेल पे आपको दिख सकता है, ये ये आपको स्पिंडल फाइबर दिखेगा, इसको हम कहेंगे सेंट्रिक स्पिंडल। और यहाँ पे आपको एस्ट्रस दिखेंगे। इसको हमें एम्फी एस्ट्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें एस्ट्रल भी दिख रहा है और हमें सेंट्रिक स्पिंडल भी दिख रहा है। बोथ बोथ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रस प्रेजेंट है, इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? एम्फी एस्ट्रल। लेकिन प्लान के केस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि यहाँ पे हमें सेंट्रोसोम्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? सेंट्रोसोम्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पोलर कैप्स दिख रहे हैं जिसको कहते हैं मैक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो एसेंट्रिक स्पिंडल है। दैट मीन्स जो एस्टर्स है इनमें एब्सेंट है क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो एस्टर्स का कोई सवाल नहीं होता क्योंकि सेंट्रोसोम्स जहाँ प्रेजेंट है वहीं पे एस्टर्स बनते हैं। तो हम प्लांट सेल के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? एनास्ट्रल, क्योंकि एस्टर्स इनमें एब्सेंट है। क्लियर है? तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस है कि यहाँ पे हमारे प्लांट सेल के केस में पोलर कैप्स है जिसको एमटीओसी कहते हैं, और हमारे एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोसोम्स पे प्रेजेंट है, इसमें एस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं कि हेल्प कर रहा है, और सेंट्रिक स्पिंडल प्रेजेंट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं which phase of interphase is the most important point in regulation of cell cycle during which it must decide whether the cell will start new cycle or will enter into G phase। जैसे कि मैंने कहा, जब एक सेल G1 से S फेज जा रहा है, अगर उसे सेल डिवीजन करना है कि नहीं करना, वो G1 पे ही डिसाइड हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो वो कहाँ चला जाएगा? G0 इनएक्टिव हो जाएगा, क्वेश्चन फेज में चला जाएगा। द ऑप्शन इज G1 फेज, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, हायर प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैबिट। हायर प्लांट्स जैसे कि मैंने कहा एनास्ट्रल, उनके पास एनास्ट्रल माइटोसिस होता है, स्पिंडल नहीं होता है प्लांट्स में, कैनेटोकोर्स नहीं होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है? चू। जैसा कि मैंने कहा आपको, ये डिफरेंसेस जैसे कि एनास्ट्रल इन केस ऑफ प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि इनमें एस्ट्रस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। सबसे पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि सबसे प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट होगा और एनाफेज जो है सबसे शॉर्टेस्ट फेजेस होगा इन केस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट, which of the following options gives the correct sequence during mitosis? कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबलिंग, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस में। तब हम जब मियोसिस पढ़ेंगे ना, आज तो माइटोसिस पढ़े, जब हम मियोसिस सेल साइकिल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। तो ये ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग है। कंडेंसेशन होगा पहले क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड्स का कंडेंसेशन का क्रोमोसोम्स बन रहा है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली हो रही है, देन अरेंजमेंट इक्वेटर पे अरेंज हो रहा है, तब सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है, तब सेग्रीगेशन हो रहा है एनाफेज में, एंड देन टेलोफेज। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, इसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। तो इस ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि अरेंजमेंट और इक्वेटर के पहले हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबलिंग बहुत ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, नॉट इन ये इसके केस में नहीं, सेकंड के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबलिंग एंड अरेंजमेंट एट इक्वेटर। तो इसी वजह से कंपेयरिंग बोथ द ऑप्शंस विल गेट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन बी, ठीक है। सो दिस वाज सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू। आज के क्लास में माइटोसिस सेल डिवीजन क्लियर कंप्लीट हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो आपको आज के क्लास में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए और ढेर सारे क्वेश्चंस करिए।
आप क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं ऑन माई प्ले आई मीन ऑन माई चैनल बाय नर्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मीट यू सून।